नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 24 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक तरफ जहां बातचीत का नाटक अमेरिका और इजराइल कर रहा था और उसी दौरान जब इजराइल और अमेरिका ने मिल के धोखे से हमला किया तो आज उसका जवाब ईरान ने इतनी मुस्तैदी के साथ दिया है कि आने वाले कई सालों तक चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, ये दोनों हमला करने से पहले हजारों मर्तबा सोचेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस हिसाब से पाकिस्तान अपनी साख को बढ़ा रहा मिडिल ईस्ट की इस जंग में, भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। और ये चिंता की बात क्यों है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही पिछले कई दिनों की जंग में इजराइल के कितने लोग घायल हुए हैं, जब इस आंकड़े को आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही आज आप सवाल पूछेंगे कि अगर इतने लोग घायल हुए तो आखिर इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम कहां है, कहां है आयरन डोम? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट की जंग में इस वक्त लेबनान के अंदर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर मैं आपको कल रात की ही बताऊंगा। अगर आप मुझे रोज देखते हैं, हर वीडियो देखते हैं, तब आप धीरे धीरे करके सीक्वेंस समझ रहे होंगे कि कल रात को लगभग 3 बजे ही मैंने ये बात आपके सामने रख दी थी कि भले ही चाहे जितनी बातचीत अमेरिका कर ले, चाहे जितनी सीज फायर की बात ईरान कर ले, लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी सीज फायर करने को तैयार नहीं होगा। ये बात जैसे ही मैंने आपको बताई थी उसी के चंद मिनट बाद बेंजामिन नेतन्याहू का प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है और बेंजामिन नेतन्याहू सबको बताता है कि मेरी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे परमिशन दे दी है और अब मैं हमला करूंगा। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. यानी दोस्तों, यहीं से ये बात क्लियर हो गई थी कि भले ही पूरी दुनिया सीज फायर को लेकर आगे बढ़ जाए, इजराइल कभी भी ईरान के साथ सीज फायर नहीं चाहता। क्योंकि इजराइल को एक बात पता है कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो ऐसे हाल में ईरान हमको बहुत मारेगा। और यही वजह है कि अमेरिका से परमिशन लेके और अमेरिका की जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको अपने साथ लेके इजराइल जाता है और जाने के बाद 2 जगहों पे ईरान के अंदर बड़ा हमला करता है। पहली जगह है खुर्रम शहर, और खुर्रम शहर में जब हमला होता है तो सबसे ताज्जुब की बात दोस्तों ये है कि खुर्रम शहर में ही बाकायदा ईरान के पावर प्लांट है और इसी पावर प्लांट से ईरान में बिजली जाती है। तो खुर्रम शहर में जब हमला किया गया तो बाकायदा ईरान में चंद मिनट के लिए बिजली की कटौती हो गई। और इसके बाद इफ्सान में जब हमला किया तो गैस रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। यानी ऐसे हाल में ईरान ने जो धमकी दी थी कि अगर हमारे ऑयल पे, हमारे गैस पे, या फिर साफ तौर पे कहा जाए कि अगर हमारी एनर्जी फील्ड पे और साथ ही अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर सप्लाई पे टारगेट किया गया तो हम पूरे मिडिल ईस्ट को फूंक के रख देंगे। ये धमकी बहुत पहले ईरान दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद जब इजराइल और अमेरिका ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया तो इसी के जस्ट बाद वो खबरें निकल के सामने आई जिनको सुनने के बाद आप हल्का सा मुस्कुराएंगे। दरअसल ईरान ने रात के 3 बजे, जी हाँ, रात के 3 बजे बड़ा हमला किया और ये हमला इतना ज़्यादा भयानक था कि इजराइल पूरा अंदर से दहल चुका है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस हिसाब से क्लस्टर मिसाइलों के जखीरे लगातार उड़ के आते हैं और इजराइल का डिफेंस सिस्टम इनको इंटरसेप्ट करने की, इनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन भले ही 2-4 क्लस्टर बम वो डिफ्यूज़ कर ले गया, लेकिन क्लस्टर मिसाइल जो थी उसमें 500 किलो 600 किलो वारहेड भरा था। और जब उसको इंटरसेप्ट किया भी गया तो आसमान से अगर 5 कुंटल 6 कुंटल की चीज़ कहीं गिरेगी तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ पे गिरेगी उस चीज़ का तबाह होना फिक्स है। कोई इंसान है तो उसका मरना फिक्स है। और सेम मंजर आप देखें तेल अवीव के अंदर कि कैसे क्लस्टर मिसाइलों से बड़ा हमला ईरान ने किया।
इसके अलावा दोस्तों अलग अलग इलाकों में जिस हिसाब से मिसाइलें गिरी और जिस हिसाब से इनका डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब आप देखेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इस हिसाब से ईरान मार रहा है और इस हिसाब से इजराइल झेल रहा है। और मैं चाहूंगा कि 2-4 मंजर कल रात के आप और देखें। इसके अलावा दोस्तों इजराइल ने क्लेम किया है कि इनके रिहायशी इलाकों में, यानी वो इलाके जहां पे लोग रहते थे, वहां पे भी ईरान की मिसाइलों का इंपैक्ट देखने को मिला। और इस इंपैक्ट में ठीक ठाक लेवल पे तबाही का मंजर था। और मैं चाहूंगा कि उन इंपैक्ट की तस्वीरों को भी आप डिटेल में देखें। מה קרה פה לבניינים? האוטו התהפך מההדף. אלוהים ישמור, תראה. אל תתקרב שלא יתפוצצו מכוניות. في حدا بالسيارات؟ יש מישהו עזרה שצריך? מה זה? שלא יתפוצצו פה כל המכוניות עכשיו. इन तमाम वीडियो से दोस्तों एक बात बड़ी साफ है कि इस बार के हमले में इजराइल पूरी तरीके से दहल चुका है। चूंकि कल रात ही मैंने आपको एक बात बता दी थी कि अब ईरान को बहुत ताकतवर मिसाइल मारने की जरूरत नहीं है। ईरान को कोई बहुत खुर्रम शहर या फिर कोई बहुत हाइपरसोनिक, कोई बैलिस्टिक, कुछ नहीं। अगर ईरान एक कंकड़ भी फेंकेगा तो वो भी अब इजराइल को डायरेक्ट जाके लगेगा। क्योंकि उसके पीछे कहानी बड़ी सिंपल सी है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया है। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें जो इंटरसेप्टर थे लगभग वो खत्म है। इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी मिसाइलें आई जो डायरेक्ट जाके डिफेंस सिस्टम पे ही इम्पैक्ट करती हैं और उसकी वजह से अब इजराइल बिना छत के हो गया है। जिस आयरन डोम को छत की तरह इस्तेमाल करके इजराइल बड़ा महफूज रहता था, फाइनली वो छतें ढह गई हैं। और ऐसे हाल में कहानी यह है कि ईरान कुछ भी मारेगा, कोई भी कंकड़ भी उठा के फेंकेगा तो इजराइल को लगेगा। और ऐसे हाल में इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू भाई साहब, वो जाके डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करते हैं। जब बातचीत करते हैं कि यार मदद करो, सपोर्ट करो, तब 3 चीज़ें देखने को मिली। और ये 3 चीज़ें दोस्तों बड़ी अहम है और 3 चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहली खबर निकल के सामने आई है, हमारे देश की इंडियन मीडिया में भी ये खबरें चल रही हैं। साथ ही एक बड़ा माना जाना चैनल है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल, WSJ, आपने इसका नाम बड़ा सुना होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही कि दुबई और सऊदी, जिन्होंने एक टाइम पे कहा था कि भले ही ईरान के साथ हमारे सियासी इख्तिलाफ हैं, भले ईरान के साथ हमारे कुछ ताल्लुकात गड़बड़ हैं, लेकिन अमेरिका को हम ईरान के खिलाफ अपने एयरबेसिस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे और साथ ही अपने हवाई अड्डों का भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन फाइनली अब खबर निकल के सामने आ रही कि सऊदी अरब ने परमिशन दे दी है। और साथ ही अब सबसे बड़ी रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से आपको बता रहा हूं कि दुबई और सऊदी, जी हां ध्यान से सुनिएगा, कि दुबई और सऊदी अब ईरान के साथ जंग में उतर सकते हैं। यानी ये इजराइल की टीम से लड़ेंगे। जो चीज मैं आपको 7 दिन पहले बता चुका था कि इजराइल का प्लान ही यही है कि कुछ भी करके बाकी मुस्लिम देशों को बीच में लाके इनको आपस में लड़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं उस मकसद की तरफ इजराइल अब कामयाब होता नजर आ चुकी है। आप देखिए कि दुबई भी उतरने वाला है, साथ ही सऊदी भी उतरने वाला है और ये सब मिलके ईरान के साथ जंग लड़ सकते हैं। ऐसा मानना हमारे देश की मीडिया का भी है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी। और साथ ही जो सऊदी ने हिंट दिए, चाहे वो दुबई ने हिंट दिए, जैसे कहा कि ईरान के जो डिप्लोमेट हैं वो ईरान छोड़ के चले जाएं, यानी सऊदी अरब और दुबई को छोड़ के चले जाएं। और ये जंग के जो 5 बेसिक वसूल होते हैं उनमें से पहला वसूल है कि पहले एक दूसरे के डिप्लोमेट और एक दूसरे के जो शख्स एक दूसरे के देश में रह रहे हैं उनको बाहर निकाला जाए। तो पहला कदम यहाँ पे दुबई और सऊदी ने उठा लिया। इसके अलावा देखिए कि धमकी भी दी, अपनी आर्मी का वीडियो भी जारी किया सऊदी अरब ने। इसके अलावा दुश्मन को सपोर्ट करना, तो धीरे धीरे 5 में से 3 काम तो सऊदी कर चुका है, 2 काम दुबई कर चुका है। और इस बार जब ऐलान ही कर दिया कि हम सपोर्ट करेंगे इजराइल और अमेरिका का, अपने एयरवेज देंगे, तो फिर कुछ बचा ही नहीं है। यानी जो चीज मैं आपको बता रहा था वही सेम चीज आज आपको देखने को मिल रही है कि कैसे इजराइल ने खेल खेला।
आप खेल का लेवल देखिए, किस हिसाब से खेल खेला कि सऊदी भी दुबई भी उतर गया, खिलाफ उतर गया ना। अब आप कहानी सुनिए, एक और देश है और उस देश का नाम है कुवैत। कुवैत भी इंटरसेप्टर लॉन्च कर रहा था कल रात और ईरान की मिसाइलों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। कुवैत, जब ईरान ने हमला किया तब कुवैत ने अपने इंटरसेप्टर से मिसाइलें लॉन्च की और ईरान की मिसाइलों को डिफ्यूज़ करके और इंटरसेप्ट करके गिराने लगा। कहानी देखिए, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया कि भाई 500 किलो, 600 किलो, 700 किलो, एवं 1-1 टन की मिसाइलें हैं। जब वो चलेंगे, उनको आप हवा में मार देंगे तो ज़मीन पे ही तो गिरेंगे तो ज़मीन पे, और जहाँ गिरेंगे वहाँ तबाह होगा। सेम चीज़ कुवैत के अंदर हुआ कि जब इन्होंने मारा और कुवैत ने इंटरसेप्ट किया तो वो मिसाइलें जाके डायरेक्ट कुवैत के पावर प्लांट पे ही गिर जाती हैं और इसकी वजह से पूरा कुवैत शहर अंधेरे में डूब चुका था कल रात में। यानी ईरान ने ना चाहते हुए भी कुवैत को अंधेरे में डुबो दिया और यहाँ से कुवैत भी दोस्तों अच्छा खासा नाराज है। कुवैत भी अच्छा खासा नाराज है। तो अब धीरे धीरे कुवैत भी कहीं ना कहीं इस जंग में आ सकता है। यानी इजराइल का जो प्लान था वो प्लान इजराइल बड़े सफाई के साथ इवैक्यूएट कर रहा है। और इसी दौरान इजराइल से खबर भी आई है कि ईरान के हमलों में इतने दिन से जो ईरान मार रहा है 5000 से ज़्यादा लोग, समझ गए होंगे, रिपोर्ट आपके सामने और आज तक की ही रिपोर्ट है, कोई ऐसे चैनल की नहीं है जो ज़्यादा वेरीफाइड ना हो। आज तक ठीक ठाक चैनल भाई, हमारे देश का सबसे बड़ा चैनल माना जाता है, चाहे ऐसे देखें चाहे वैसे देखें, वो आपके देखने के नज़रिए पे है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। बहरहाल जब आज तक ने खबर छाप दी तो आप सोचिए कि अंदर की क्या कहानी होगी। 5000 क्लेम है, 1 0 और बढ़ा लो। खैर, इधर ये तमाम चीज़ चल रही, अमेरिका ने भी अपने अब्राहम लिंकन से फाइटर जेट लॉन्च किए। यानी इजराइल के कहने पे सऊदी और दुबई तो आ ही रहे थे, अमेरिका फिर से कूद पड़ा। इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही, लेकिन एक बहुत अजीब और गरीब अपडेट अब आपको बताता हूं, जिस अपडेट को आप थोड़ा सा जज्बाती होकर ना समझिएगा, एज ए डिप्लोमेट और एज ए इंसान समझिएगा। मतलब इंसान का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर की इंसानियत जाग जाए, ऐसा नहीं। आप एक ह्यूमन बीइंग की तरह, मतलब कोई शख्स हैं, आप अच्छे बुरे डज नॉट मैटर, आपके अंदर इंसानियत है नहीं, वो भी कोई खास फर्क नहीं है, बस आप समझिएगा। खबर ये है कि अब सीज फायर को लेकर दोनों तरफ से चर्चाओं के बाजार गर्म है। मैंने कल रात ही आपको ये बात बता दी थी कि चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, सीज फायर दोनों चाहते हैं, चूंकि नुकसान दोनों को हो रहा, इकोनॉमी दोनों की डूब रही है, पैसे दोनों के खत्म हो रहे हैं, लेकिन बीच में एक एटीट्यूड दोनों के अंदर है कि भाई झुकेगा कौन, जो झुकेगा बेइज्जती उसकी है। ईरान अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहता, अमेरिका बेइज्जती करवा के अपने आप की रैंकिंग गिराना नहीं चाहता, लेकिन बैक चैनल से दोस्तों बातचीत काफ़ी तेज है। खबर निकल के सामने आई कि अब्बास अराची साहब की बातचीत इस समय मिस्र से भी हो रही है, यानी इजिप्ट से। ओमान ने भी फ़ोन किया, साथ ही पाकिस्तान के बारे में क्या अपडेट है आपको बता रहा हूँ। रशिया ने भी फ़ोन किया, साउथ कोरिया ने फ़ोन किया, टर्की ने फ़ोन किया, तुर्कमेनिस्तान ने फ़ोन किया, और ये तमाम देश अब ईरान के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप सीज फायर करो, चूंकि आपके और अमेरिका की इस जंग के बीच हम सब पिस रहे हैं। इवन खबर यहाँ तक निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान मेजबानी कर सकता है डायरेक्ट टॉक के, यानी एक सामने की जो बैठक होगी, आमने सामने ऑन द टेबल टॉक होनी है ईरान और अमेरिका के बीच, अगर सीज फायर में होती है तो। हालांकि ईरान ने मना कर दिया, ईरान ने कहा कि हम किसी भी तरह के टेबल टॉक पे नहीं आएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ऑफर दिया है कि अगर आप दोनों बातचीत करना चाहें तो हम सीज फायर की मध्यस्थता करने को तैयार है, यानी हम मीडिएटर बनने को तैयार हैं। अब ये खबर आपको क्यों बता रहा हूँ, आप सोचिए अगर इस चीज़ में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है और पाकिस्तान बातचीत कर ले जाता है और दोनों के बीच सीज फायर करवा लेता है, तो पाकिस्तान का औरा क्या होगा, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की रेपुटेशन कितनी ऊपर चली जाएगी। जिस देश को भारत के लोग आतंकवादी नेशन बोलने की कोशिश करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, साथ ही हम गालियाँ देते हैं, हम नफरत भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें कई ऐसे जख्म दिए हैं जिस जख्म को आज हम कितना भी भरना चाहें वो भरता नहीं है, कितना भी हम भरना चाहें वो चीज़ें नहीं भरती हैं। 3-3, 4-4 जंगें हमने उनसे लड़ी हैं। हमारे यहाँ टेररिस्ट अटैक होता है, हम सभी जानते हैं ये कैसे होता, क्या होता है, तो वो कहानी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अगर इतना आगे चला जाता है तो एज ए इंडियन आपके लिए टेंशन की बात है, और सरकार से सवाल भी बनता है फिर कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो,
अगर पाकिस्तान जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो IMF पे लोन लेके अपना पूरा खर्चा चलाता है, वो अमेरिका और ईरान जैसे सुपर पावर का सीजफायर करा सकता है, तो इंडिया क्यों नहीं? भाई इंडिया अगर कराता तो पूरी दुनिया देखती कि भाई भारत करा रहा, लेकिन भारत अगर नहीं करा रहा तो फिर ये टेंशन और शर्म की बात है। और एज इंडियन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और एज इंडियन आपको अपनी सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। मुझे लगा कि इस चीज़ को बड़ा पॉइंट करके आपके सामने रखा जाए, ताकि इस चीज़ को बड़ा डिटेल में आप समझें कि कहाँ कहाँ हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो रही और कहाँ कहाँ हम झुकते चले जा रहे हैं। जैसे आज आपको बताऊं कि ईरान ने श्रीलंका के बारे में एक बात बोली। जब ईरान की जहाज़ डूब रही थी, जब ईरान की नेवी के ऊपर बड़ा हमला हुआ था, और उस हमले में जब ईरान के नौसेना के जवान बेचारे शहीद हो रहे थे, तो श्रीलंका ने भाग के मदद की। और ईरान कहता है कि हम किसी का उधार नहीं रखते। ईरान ने कहा कि अगर श्रीलंका में गैस की कमी है तो श्रीलंका हमारा दोस्त है और हम उसको गैस और तेल देंगे। Sri Lanka is our friend country, and as I told you, Hormuz Strait is not close to our friend country's vessels. Because of that, Iran always is ready to provide all necessities of friendly countries like Sri Lanka. And in any case, if Sri Lanka demands oil or any other necessity goods, Iran will supply and provide these goods to Sri Lanka. We don't want to see Sri Lanka in a trouble. And nation of Sri Lanka is very esteemed and respected people to Iran. अब आप सोच के देखिए कि अगर ये सेम काम भारत के लोगों ने किया होता और भारत की नेवी भी वहाँ फौरन पहुँच के मदद करती या फिर कड़ाके से निंदा करती, तो शायद सेम स्टैंड हमारे लिए भी ईरान रखता। अफसोस नहीं है वो चीज़। दुख होता है, एज इंडियन दुख होता है, क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ईरान और इजराइल की इस जंग की कुछ अहम खबरों के बीच। बाकी तब तक आप अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाज़त।